जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र, हम लोग बेहतरीन मनोविज्ञान के सेशन के तहत निरंतर क्लास लेते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं समस्या समाधान पे। समस्या समाधान में हम लोग देखे थे, उसके बाद सृजनात्मकता में आए। सृजनात्मकता में मैंने उसके किस प्रकार सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता के प्रकार क्या होते हैं। अब आएंगे जो सृजनात्मकता की विशेषताएं और सृजनात्मकता के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे सृजनात्मकता के सिद्धांत में जैसे होता है जन्मजात सिद्धांत होता है, और उसमें आपका प्राचीन सिद्धांत होता है। जैसे कि जिस समय जैसे सीखने की, बालक की या क्रिएटिविटी की, सृजनशीलता की प्रक्रियाएं पाई गई, उस हिसाब से वो क्या किया गया, उस सिद्धांत को नाम दिया गया। जैसे मस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांतों में प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज क्या करेंगे, देखेंगे। अर्थात सृजनात्मकता का यह सेकेंड सेशन होगा, मतलब दूसरा सेशन होगा। तो आइए देखते हैं इसमें सृजनात्मकता की यह दूसरी क्लास है ना। सृजनात्मकता जिसे क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक, इसमें हमने क्या देखा था, जैसे कि सृजनात्मकता की जो प्रकार हमने देखा था, तो उसमें देखा था तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया भी देखी थी। सृजनात्मकता कैसे काम करती है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया में आप लोग जानते हैं कि हमने ग्राहम बाल्स और किसके अनुसार, ईपी टेरेंस और आई मायर्स के अनुसार भी देख लिया था। ठीक है ना, सृजनात्मकता कैसे क्या करती है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो पहले तैयारी होती है, उद्भवन होता है, प्रेरण प्रवृत्ति होता है, फिर उसके बाद प्रमाणीकरण होता है। ये बाल्स के अनुसार था। और आपके ईपी टोरेंस और आर ई मायर्स के अनुसार था समस्या से अवगत होना, सूचना संकलन करना, समाधान खोजना और परिणाम तक पहुंचना। ठीक, या परिणाम संचरण। अब इसमें क्या देखेंगे, सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या देखेंगे साथी, सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता की विशेषताएं। ठीक, सृजनात्मकता की विशेषताओं में क्या क्या आ जाते हैं ये चीज़ें। तो जैसे होता है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सृजनात्मकता क्या है, सार्वभौमिक है और कहीं भी हो सकती है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल है, मतलब कहीं भी किसी भी स्थान पर यह हो सकती है। तो सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक है। अगला क्या हो जाता है, सृजनात्मकता प्रकृति प्रदत्त तथा अर्जित होती है। ठीक, सृजनात्मकता प्रकृति प्रदत्त एवं अर्जित होती है। ठीक, प्रकृति के द्वारा भी मिलता है, जैसे कि जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है। जन्म लेने के बाद बालक क्या करता है, वस्तुओं का प्रत्यक्षित करने के बाद क्या करता है, सृजनात्मकता के बारे में सोचता है। ठीक है, आगे यह एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है। अर्थात क्या करते हैं, सृजनात्मकता के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं और कितना सृजन, किसी वस्तु के प्रति कितना दिमाग का इस्तेमाल करना है, कितना चिंतन करना है, यह सारी चीजें नियंत्रित अवस्था में होती हैं। अगला है, यह उत्पादन का मार्ग निर्देशन करती है। क्या करती है, मार्ग निर्देशन करती है। अगला हो जाएगा, यह एक लक्ष्य आधारित
ये एक लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया होती है। लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया का मतलब किसी भी इसका मतलब सृजनशीलता किसी की चीज को केंद्र मानकर क्या करती है, प्रारंभ होती है या की जाती है। यह एक समस्या समाधान का प्रकार भी कहा जा सकता है। इसे एक समस्या समाधान का प्रकार भी कहा जा सकता है। ठीक, अगला है यह जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित होती है। प्रत्येक पहलू से संबंधित होती है। ठीक, अगला हो जाएगा विभिन्न प्रकार की सृजनात्मकताओं के स्तर में भिन्नता होती है। क्या होती है? भिन्नता होती है। ठीक है, सृजनात्मकता संबंधी योग्यताओं का विकास सृजनात्मकता संबंधी योग्यताओं का विकास अन्य योग्यताओं के विकास पर अन्य योग्यताओं के विकास पर निर्भर नहीं करता। क्या करता है? निर्भर नहीं करता, अर्थात भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, अगला है यह किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होती। इसका स्वरूप व्यापक है। कैसा है? व्यापक है। यह क्या रही? सृजनात्मकता की विशेषताएं रही। ठीक है, दूसरी बात, अब आगे आते हैं सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं देखते हैं। यह क्या थी? सृजनात्मकता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी थी। लेकिन अब आगे आता है सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं क्या होती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, सृजनात्मकता और सृजनात्मक चिंतन, जब क्या होता है कि जब सृजनात्मकता अपने चरम समय सीमा पे पहुंच जाती है और जैसे कि उसका हम लोग सलूशन क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो वह क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है।
और जब उस सलूशन ढूंढने के लिए जिस जिस चिंतन के प्रयोग के माध्यम से हम कार्यरत रहते हैं वह क्या कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। तो वही सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं देखेंगे कि सृजनात्मक चिंतन क्या कहता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है? सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं देखेंगे ना। तो सृजनात्मक चिंतन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो पहले तो हम लोग ने देखा कि सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा। अब देखेंगे सृजनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है कि गिलफोर्ड के अनुसार ये दिया गया था। जैसे कि सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है विपरीत, जो होता है वह होता है अपसारी चिंतन। ठीक है ना, तो यही सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं होती हैं। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार दिया गया था? गिलफोर्ड के अनुसार 1905 ईस्वी में क्या किया गया था? दिया गया था। इन्होंने चिंतन के दो प्रकार बताए थे सृजनात्मकता में। एक बताए थे अपसारी चिंतन। क्या बताए थे? अपसारी चिंतन। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा बताए थे अभिसारी चिंतन। पहली बात कि अपसारी चिंतन जो होता है वह विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीतता को दर्शाता है। और यह क्या होता है? यह सृजनात्मकता को दर्शाता है। ठीक, अर्थात अपसारी चिंतन अगर सृजनात्मकता के क्षेत्र में हम कर रहे हैं, तो सृजनात्मकता के क्षेत्र में अगर अपसारी चिंतन कर रहे हैं तो यह चिंतन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाती। और जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है या केंद्रित चिंतन होता है वह क्या करता है? सृजनात्मकता के रिजल्ट की पूर्णता तक पहुंचता है। अर्थात जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग प्रकाश में पढ़े होंगे ना, ऐसे करके कोई एक माध्यम से क्या किया जाता है? किरणों को गुजारा जाता है। तो जब किरणें ऐसे फैल जाती हैं, अपने केंद्र से विमुख हो जाती हैं, अर्थात दूसरी तरफ चल जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हम अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। ठीक, और जैसे ही यह क्या होती है? केंद्र की तरफ मिलने लगती है एक जगह, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अर्थात किसी केंद्र पे क्या हो रही हैं? सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिसारी। और एक बात जान लीजिए, तो नोट में लिखेंगे कि जो सृजनात्मक चिंतन होता है वह कैसा होता है। तो सृजनात्मक चिंतन एक अभिसारी प्रक्रिया है। क्योंकि हम इसके माध्यम से रिजल्ट तक पहुंचते हैं या परिणाम तक क्या करते हैं? परिणाम तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो परिणाम तक पहुंचते हैं, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। इसमें देखिए इसकी विशेषताएं भी इन्होंने बताया था। जो चिंतन की विशेषताएं इन्होंने बताया था, इसमें बताए थे लगभग इन्होंने 7 विशेषताएं बताया था। कितनी? 7 विशेषताएं बताया था। तो आइए देखते हैं उसमें कौन कौन सी थी। 7 विशेषताओं में इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने क्या कर लिया होगा? नोट कर लिया होगा ना। तो यह सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं होंगी, न कि सृजनात्मकता की विशेषताएं। मैंने बताया सृजनात्मकता क्या करती है? एक रिजल्ट, एक परिणाम को दर्शाती है, जबकि सृजनात्मक चिंतन जो होता है वह उस रिजल्ट तक पहुंचने वाली क्या है? मानसिक प्रक्रिया होती है। तो दोनों में फर्क है, इस फर्क को भूलना नहीं है। तो सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं, चिंतन की विशेषताएं। ठीक,
इसमें पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अभिव्यक्ति की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता। अर्थात हम किसी कार्य को या किसी किए गए चिंतन को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं या व्यक्त कर पा रहे हैं, यह कहलाती है अभिव्यक्ति की क्षमता। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, जोखिम लेने की क्षमता। क्या होती है, जोखिम लेने की क्षमता। जोखिम लेने की क्षमता। यह क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी यदि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसमें आवश्यक नहीं है कि हमें परिणाम की प्राप्ति हो। ठीक है, यह चीज आपको समझ में नहीं आती इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो जोखिम लेने की क्षमता भी इसमें क्या होती है, बनी रहती है। तीसरा पॉइंट क्या है, व्यक्ति परकता की भावना, व्यक्ति परकता की भावना। अर्थात व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को क्या करना, विकसित करना ही क्या कहलाता है, व्यक्ति परकता की भावना कहलाता है। इसमें तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता, मौलिकता, गतिशीलता, गतिशील विचार कह सकते हैं इसको। गतिशील विचार क्या हो जाता है, गतिशील विचार, उच्च आकांक्षा स्तर। क्या, उच्च आकांक्षा स्तर, उच्च आकांक्षा स्तर। अर्थात हमको पूरी इसमें उम्मीद, हम इंतजार करते हैं, क्या करते हैं कि पूरा हमको उम्मीद रहती है, इस उम्मीद से हम तर्क करते हैं या सृजनात्मक चिंतन करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक बेहतरीन रिजल्ट के पास क्या करेंगे, पहुंच सकते हैं। और उसमें क्या होता है, स्वभाव होता है। क्या होता है, स्वभाव। ठीक, तार्किक क्षमता, तर्क के माध्यम से चिंतन, तर्क के माध्यम से चिंतन या किसी वस्तु पे चिंतन करना, तर्क उसमें क्या होता है, निहित होता है। मौलिकता की मूल सिद्धांतों एवं नियमों को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। मूल सिद्धांतों एवं नियमों के साथ। गतिशील विचार, इसमें निरंतरता होती है। क्या होती है, निरंतर, हम किसी निरंतर समाधान सोचते रहते हैं, निरंतर समाधान। ठीक है, उच्च आकांक्षा स्तर, परिणाम को प्राप्त करने की आवश्यक संभावना। आवश्यक संभावना का अर्थ यह होता है कि अर्थात इसमें क्या होता है, उसके अंदर यह चीज बनी होती है, यह संभावनाएं बनी होती हैं उसके अंदर कि क्या करे, वह परिणाम को प्राप्त कर लेगा और उस परिणाम के माध्यम से उसका परिणाम क्या होगा, सफल भी होगा। वह क्या कहलाता है आपका, क्या, परिणाम के प्राप्त करने की आवश्यक संभावना, उच्च आकांक्षा स्तर। अर्थात उस व्यक्ति का जो सृजनात्मक चिंतन कर रहा है, उस व्यक्ति का स्वभाव या प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति पर भी
निर्भर है। ठीक है, जैसे गुस्सैल लोग ज़्यादा सृजनशीलता नहीं, सृजनात्मक चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि वो बात बात पे क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। अब हेडिंग क्या डालेंगे, सृजनात्मकता के सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा कि क्या हेडिंग डालेंगे, सृजनात्मकता के सिद्धांत हेडिंग डालेंगे। ठीक, मिटा दें, मिटा दे, हो गया होगा, मिटा देना। चलिए, देखिए बच्चा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें समझाने में सरलता भी आ रही है और अच्छे से समझा भी जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। इसको क्या करिए, अच्छे से देखिए और पढ़िए। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि हम समझाते ही रह जाएंगे और आप समझते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अबसारी और अभिसारी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आइए साथी देखते हैं आगे। क्या है ना कि थोड़ा सा ब्लैंक कर गया, तो इसलिए घबराइएगा मत। थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है कहीं पूरा ब्लैक हो जाए स्क्रीन, तो ये नहीं कि सेशन ख़त्म नहीं होगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो 20-25 सेकेंड का गैप आ गया था। तो आगे हम देखते हैं क्या करेंगे। अब हर चीज़ तो अपने अनुसार नहीं हो सकती ना साथी। तो सृजनात्मकता के सिद्धांत, तो इसमें देखते हैं जो मेन है, हम लोग वही पढ़ेंगे, दुनिया भर का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन सिद्धांत की बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ईश्वरीय, मतलब ईश्वरीय उपहार होंगे। जैसे कि पहले के लोग क्या होते थे, जैसे कि आर्यभट्ट होते थे, ये आपका भास्कराचार्य थे, ये लोग क्या थे, प्राचीन सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। इनके अंदर जो सृजनशीलता थी, क्योंकि ये लोग प्रकृति प्रदत्त व्यक्ति थे, इतनी आधुनिकताएं नहीं थी, इतने सोचने के आयाम नहीं थे, पक्ष नहीं थे। इसलिए क्या था, यह एक समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति वो होते थे, ऐसे लोग आ जाते थे अगर पृथ्वी पर, तो उनको कहा जाता था कि प्रकृति के द्वारा दिया गया ये उपहार है पृथ्वी को। ठीक है, तो वह चीज़, वह सिद्धांत आ जाते थे। और जन्मजात सिद्धांत को जानते हैं कि जन्मजात मानसिक योग्यताएं जो होती हैं वो उसमें आता है। तो आगे वातावरण क्या करता है, परिस्थिति जन्य योजना का निर्माण करता है, या परिस्थितियों के अनुसार से क्या करते हैं, बालक के अंदर सृजनशीलता जन्म लेती है। तो ये सब तो नॉर्मल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। आगे आते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत पर, जिसको मैंने बताया था। हेडिंग क्या है बाबू, सृजनात्मकता के सिद्धांत, सृजनात्मकता के सिद्धांत। ठीक है, उसमें पहला उसमें है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। क्या है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है देख लीजिए, तो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं। इसमें क्या बताया गया, क्या बताया गया कि जैसे कि एक मस्तिष्क की संरचनाएं हैं, मान लीजिए क्या है, यह मस्तिष्क है। ठीक है, मान लीजिए 2 भागों में क्या है, बंटा हुआ है। ठीक है, जो इसके सेल्स होते हैं ऐसे ऐसे सब, इसमें खिचड़ी जैसा बना होता है ना, तो मान लीजिए क्या है, 2 भागों में बना हुआ है, 2 भागों में क्या है, बटा हुआ है। तो एक को क्या कहते हैं, बायां गोलार्ध, और एक को क्या कहते हैं, दायां गोलार्ध। ठीक है, तो यह क्या है, एक मस्तिष्क है, मस्तिष्क का इंटरनल हिस्सा। इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, इधर क्या है, दायां गोलार्ध, ठीक, और इधर क्या है, इधर क्या है, तो बायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध। अब यह क्या सिद्धांत कहता है कि जिन व्यक्तियों का बायां भाग अधिक विकसित होता है, ठीक है, क्या, जिन व्यक्तियों का
बायां गोलार्ध अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है, वह व्यक्ति अत्यधिक सृजनशील होते हैं। कैसे होते हैं? सृजनशील होते हैं। और दूसरे में क्या है कि जिन व्यक्तियों का दायां गोलार्ध विकसित होता है, दायां गोलार्ध अत्यधिक विकसित होता है, वह व्यक्ति अत्यधिक तर्कशील होते हैं। क्या होते हैं? तर्कशील होते हैं, या कह सकते हैं कि तार्किक क्षमता होती है, अत्यधिक तार्किक क्षमता होती है। ठीक है, तो यह कहता है क्या? प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। ठीक है, और ऐसा मानना है कि इन्हीं दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम क्या है? अंतःक्रिया का, इन्हीं दोनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता है। ठीक है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, इन्हीं दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है। आगे आते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, क्या आते हैं? मनोविश्लेषण सिद्धांत। अगला क्या देखेंगे? मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, क्या? मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब यह क्या कहता है सृजनात्मकता में? तो यह सिद्धांत कहता है, पहले तो जान लीजिए कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड। ठीक, दूसरी बात कि यह सिद्धांत कहता क्या है, तो देखिएगा ध्यान से। यह सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता संवेगात्मक शुद्धिकरण का साधन तथा परिणाम है। क्या है? सृजनात्मकता संवेगात्मक शुद्धिकरण। ठीक है, संवेगात्मक शुद्धिकरण का साधन परिणाम है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। दूसरा इसमें क्या होता है? बालक मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करता है यदि कोई बालक मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करता है, मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करता है, तो वह सृजनात्मकता कहलाती है। है। ठीक है, इतना। सृजनात्मकता को
सृजनात्मकता को अंतर्नोद के उदात्तीकरण, ठीक है, अंतर्नोद के उदात्तीकरण या इच्छाओं को पूरा करने के रूप में देखा जाता है। उदात्तीकरण या इच्छाओं को पूरा करने के रूप में देखा जाता है। यह के कौन कहलाता, यह सृजनात्मकता में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहता है। ठीक है, आगे आते हैं। आज मैं इस सेशन को क्या करूंगा, लंबा भले होगा लेकिन क्या करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि रोज रोज एक ही चीज़ आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा इस सेशन को खींचने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या होता है मित्र, देखिए, इसका स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक रहता है तो इंक चिपक जाती है, मिटा दूंगा ना, ले लीजिए उसका स्क्रीनशॉट, चाहे देख लीजिए, अपना नोट्स कर लीजिएगा। मैं तो धीरे धीरे पढ़ा ही रहा हूँ आज, उस दिन तो समस्या समाधान में तो एकदम। आइए आगे, अब क्या कहता है, स्तर सिद्धांत, लेबल थ्योरी, यह किसके द्वारा दिया गया था साथी, आप बताइए, आपके अनुसार कुछ समझ में आ रहा है? तो आई.ए. टेलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आई.ए. टेलर के द्वारा दिया गया था स्तर सिद्धांत। यह दूसरा था, यह पहला और यह तीसरा। ठीक, क्या है यह? स्तर सिद्धांत, स्तर सिद्धांत। ठीक है, दिया किसने? आई.ए. टेलर ने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता को क्रमिक स्तरों वाले पदानुक्रम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता को इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता को पदानुक्रमित स्तर में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या था, इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे था अभिव्यक्तात्मक, क्या था पहला? अभिव्यक्तात्मक। ठीक है, एक्सप्रेसिव इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिव। ठीक, अगला क्या था? उत्पादक था, प्रोडक्टिव। क्या था अगला? उत्पादक, जिसको क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव। ठीक, तीसरा क्या था? अन्वेषणात्मक। क्या था? अन्वेषणात्मक। इसको क्या कहते हैं बताइए? तो इन्वेंटिव। क्या कहते हैं? इन्वेंटिव। ठीक है, अगला क्या था? नवाचारात्मक। क्या था? नवाचारात्मक। बुरा नहीं है, इनका चरण भी बहुत सही है, क्योंकि इनोवेटिव। क्या था? इनोवेटिव। और अगला था, क्या था? अगला था आविर्भावात्मक। क्या था? आविर्भावात्मक। इसको कहते हैं इमर्सनेटिव।
ठीक। तो इनके अंदर क्या बताया गया, यह पदानुक्रमित स्तर बताए गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या था, अभिव्यक्तात्मक। दूसरा क्या था साथी, उत्पादक। तीसरा क्या था, अन्वेषणात्मक। चौथा क्या था, नवाचारात्मक। और पांचवा क्या था, आविर्भावात्मक। ठीक है, अगर इसको पिरामिड का आकार देते हैं तो वह कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। पिरामिड रहने ही देते हैं क्योंकि नहीं बन पाएगा, अगर पहले से बनाए होते तो शायद बन गया होता, है ना। तो इसका जो स्तर है, ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रम का स्तर है वह क्या होगा, यह निम्न से उच्च की स्तर होता है। अर्थात यह जो स्तर है यह ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अर्थात यह उच्च स्तर और यह निम्न स्तर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि यह निम्न से क्या, निम्न से उच्च स्तर की ओर, उच्च स्तर की ओर। ठीक है, किसके अनुसार, आइए टेलर के अनुसार। क्लियर है इतना, बताइए बताइए, दिख रहा है ना साहब, बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, दिख रहा है आपको। ठीक, अब आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं, और बाकी अभी एक सेशन और लग ही जाएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ है। सृजनात्मक बुद्धि भी पढ़नी है, सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां भी देखनी है, सृजनात्मकता का शिक्षा में क्या महत्व है यह भी देखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है सृजनात्मकता, इसीलिए इसको आराम से हम देखेंगे। और सॉरी बच्चा उसके लिए कि जो बीच में 25-30 सेकेंड का पूरा ब्लैक हो गई है स्क्रीन, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इशू कभी कभार आ जाते हैं, थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या भी कभी कभार आ जाती है। तो चलिए मित्र, ऐसे ही बेहतरीन सेशन को से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल जैकब अकादमी पे जुड़ना ना भूले, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और अपना प्यार देते रहिए और सम्मान देते रहिए। हम आपको हर तरीके से परिपूर्ण करने का प्रयास करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय जैकब अकादमी।